हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। हमारा जो रिवीजन चल रहा था पॉलिटिकल साइंस का, उसका लेक्चर नंबर आज 7 होने वाला है। ठीक है। और वो लेक्चर नंबर 7 किसके लिए रिलेटेड होने वाला है? वैश्वीकरण के रिलेटेड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी बच्चे रिक्वेस्ट करते सर इसको पहले ही करवा दीजिए, लेकिन ठीक है, आज हो जाएगा कंप्लीट अच्छे से। ठीक है। तो ये वैश्वीकरण हम समझेंगे बहुत अच्छे से डेप्थ में। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है, कि आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है। साथ में जो पोल साइंस की जो दोनों बुक है, वो आपने पार्ट फर्स्ट टू और पार्ट सेकंड, ये दोनों आपने अच्छे से कवर कर ली होगी। ठीक है। और ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूँ बार बार, मैं नोट्स की अच्छे से डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, जो नोट्स आपके दिए हैं हमने। ठीक है, दोनों बुक्स के। फिर क्वेश्चन कहीं से भी नया नहीं बनाएगा। फिर कह रहा हूँ, देखना आप 28 तारीख को पेपर दे के आओगे, उसके बाद में देख लेना, आप आके कमेंट जरूर करना कि सर पेपर कैसा था। पोल साइंस की खासियत एक चीज होती है कि भाई मुझे है ना पॉइंटों में आंसर लिखो। ठीक है, ये एक खासियत होती है पोल साइंस की कि मुझे पॉइंटों में आंसर लिखना है। क्यों? क्योंकि पॉलिटी होती ही पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है, आपका आंसर भी पॉइंट में होना चाहिए। और उसमें जो मेन मेन वर्ड है उनको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, हाईलाइट से क्या होती है, पॉलिटिकल में चीजें अच्छी होती है, तरीके से लिखा जाता है। और कई बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे, सर क्या मैं पॉलिटी में मैप डाल सकता हूँ? कि देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अगर जहाँ जरूरत हो, नीड्स हो, ठीक है, आवश्यकता हो, तो प्लीज डालो। मना कोई नहीं कर रहा है, डालना चाहिए आपको। चाहे वो वर्ल्ड का हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया का हो, फिर उसके बाद में ठीक है, दोनों डाल दीजिए अगर आपको जहाँ जरूरत पड़ रही है तो। ठीक है, मान लो सवाल ऐसा पूछे कि कांग्रेस को 1984 के बाद में कौन कौन सी जगह सीटें मिली थी। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा सवाल रिलेटेड करे, सीट से रिलेटेड सवाल करे, और उसमें आपको राज्य बताने हो, तो प्लीज मेरे कहने से उसमें मैप बना दीजिए। ठीक है, उससे क्या हो, छोटा सा मैप बना दीजिए, लेकिन उससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये रहेगा कि हाँ, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लोकेशन को लेकर काफी अच्छी है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा वैश्वीकरण जो टॉपिक था, ये शुरुआत में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वो देख क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी है, वो देखना है आपको। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति कब, भारत में कब नीति शुरू हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली और चौथी बैठक कब हुई थी, संरक्षणवाद की व्यवस्था क्या है, मैकडोनाल्डीकरण कैसे, आप क्या अभिप्राय है, विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता किसको विरोध करते, किसके विरोध करते, ये काफी अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, कि छोटे क्वेश्चन है बड़े। ठीक है, और लगभग लगभग 24 सवाल है, और इनको आपको क्या करना है एकदम बढ़िया तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, कब करना है, जब इस वीडियो को आप देख लो अच्छी तरीके से, फिर मन ही मन में सोचे कि मैं इसका क्या क्या आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है रिकॉलिंग करने का। तो आइए पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कई जगह यहाँ पर जेड भी नजर आएगा, तो दोनों चलते हैं। ठीक है, देखो आ जाओ। 2024 में पूछा था हमसे वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। ठीक है, 14 में हमसे पूछा था 15 में वैश्वीकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं और व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये दोनों सवाल देखते हैं क्या है। देखो, वैश्वीकरण का सीधा सीधा अर्थ क्या है, फ्लो। सीधा सीधा अर्थ क्या है, फ्लो, प्रवाह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रवाह नदी वाला प्रवाह नहीं, जो बहने वाला, वो नहीं है। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वस्तुओं सेवाओं, ठीक है, उनका एक देश से दूसरे देश के मध्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से, या आजकल वर्तमान में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आदान प्रदान, और वो भी उन वस्तु सेवाओं का एक देश से दूसरे देश के मध्य लोगों की आवाजाही, वस्तुओं की आवाजाही, पूंजी की आवाजाही। ठीक है, इन सब की आवाजाही क्या कहला रही है, वैश्वीकरण। क्लियर हो गया? चलो अब देखते हैं इसको थोड़ा डेप्थ में। बुनियादी अर्थ है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में विचारों को पहुंचाना, पूंजी का एक से ज्यादा जगहों पर जाना। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में कोई काम करने वाला है, वो इंडिया में पैसा भेज रहा है, रेमिटेंस। ठीक है, प्रेषण। ठीक है, तो ये जो भेजना है, ये क्या कहलाया है, वैश्वीकरण, प्रवाह कहला रहा है पूंजी का। ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान। ठीक है, बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लोगों की आवाजाही होना। ठीक है, ये सब क्या है, वैश्वीकरण। क्लियर हो गया यहाँ तक? वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, मतलब एक छोटी अवधारणा नहीं है कि जिसे कहकर आप खत्म कर दो। देखो जी, इसी में क्या क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा नोट करके देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ढंग से समझना है आपको, क्या बोला है उसमें। देखो, विश्व के एक हिस्से से
हिस्से के विचारों को दूसरे हिस्से के विचारों में पहुंचाना, इस हिस्से में पहुंचाना। पूंजी का एक स्थान से या एक व्यक्ति से ज्यादा जगह, या एक व्यक्ति से या एक स्थान से ज्यादा जगहों पर जाना। वस्तुओं का क्या होना, आदान प्रदान होना। बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया की विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही होना। और ये आवाजाही ही क्या कहला रही है, प्रवाह। और इसी प्रवाह को हम क्या कह रहे हैं, वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण एक बड़ी अवधारणा है, ध्यान रखना, बहुआयामी अवधारणा है, ठीक है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार लिए हुए हैं ये, ठीक है, रूप लिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, आ जाओ इसकी विशेषता देख लेते हैं। वैश्वीकरण वित्तीय क्रियाकलापों में तेजी आ रही है वर्तमान में। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या आ रही है, कमी आ रही है। वह पूंजी के आदान प्रदान में क्या आई है, तेजी आई है। अब तेजी आने का क्या मतलब है, जब से टेक्नोलॉजी आई है, देखो वैश्वीकरण को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने का रीजन क्या है, वर्तमान में प्रौद्योगिकी का आगमन। ठीक है, टेक्नोलॉजी जब से आई है तो वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो आप ये समझे कि वर्तमान में पेटीएम या फोन पे जैसी व्यवस्था हो गई है, और इससे क्या हो रहा है, वित्तीय चीजें या फिनेंशियल चीजें क्या हो रही है, तेज हो रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे वित्तीय क्रियाकलापों में वर्तमान में क्या हो रही है, तेजी आ रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड प्रादुर्भाव, सीधी बात है, बढ़ रहा है, ऐसे मान के चलो। अब तो भौगोलिक और राजनीतिक गतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, बहुराष्ट्रीय निगमों को यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक विकास हो रहा है धीरे धीरे। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, वैश्वीकरण के सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक प्रभावों के संक्षेप में टिप्पणी कीजिए, 2024 में पूछा था हमसे। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप कि याद हो गया होगा। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, देखो कितना अच्छा सवाल पूछा है, वर्तमान में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान हुआ है वैश्वीकरण का। आपकी राय में वैश्वीकरण के क्या कारण है, किन्हीं चार की विवेचना कीजिए। 16 में पूछा, वैश्वीकरण के चार कारणों की विवेचना कीजिए, 13 में पूछा। अब बताओ, रिपीट नहीं हो रहा है कि पी भाई। ठीक है, आ जाओ कारण देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण यानी कि प्रौद्योगिकी कारण है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, देशों का आपसी जुड़ाव। ठीक है, आर्थिक प्रवाह में तीव्रता, तेजी आना। ठीक है, साम्यवादी गुट का विस्थापन, पतन होना या अंत होना। एक एक को देख लेते हैं क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण। ठीक है, वि, विचार, पूंजी, वस्तु व लोगों का विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही आसानी किसने बना दिया है, प्रौद्योगिकी ने बना दिया है आजकल। ठीक है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली किसी से बात कर लेते हैं। अभी संचार के साधन है, अब संचार का साधन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो पाया है। ठीक है, पूंजी की आसानी से ट्रांसफर कर लेते हैं, वस्तु को आसानी से भेजते हैं और वस्तु को आसानी से मंगवा सकते हैं, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान से आसानी से भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इनकी आवाजाही क्या, किसकी मदद से आसान हो पाई है, प्रौद्योगिकी की मदद से आसान हो पाई है। ठीक है, और जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप आदि नवीनतम आविष्कार है, और संचार में इन्होंने क्या ला दी है, क्रांति ला दी है। क्लियर हो गया, चलो ये आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट, आर्थिक प्रवाह में तीव्रता। ठीक है, तेजी आई है। ठीक है, तीव्रता मतलब क्या है, तेजी। राज्य का न्यूनतम यानी कि कम से कम, एट कम, कम। हस्तक्षेप, राज्य आजकल अर्थव्यवस्था में कम से कम क्या कर रहा है, दखलंदाजी कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व वैश्वीकरण की को क्या दिया है, बढ़ावा दिया है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने की वैश्वीकरण की विचारधारा को ज्यादातर क्या किया है, बढ़ावा दिया है। क्यों, पूंजीकरण अर्थव्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता है। क्लियर हो गया, और साम्यवादी देशों में, ठीक है, राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, पूंजीवादी का या साम्यवादी मान लो या समाजवादी मान लो, इनमें थोड़ा सा वैश्वीकरण का असर कम होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वालों में वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, असर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखो, इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़ी सेवाएं का विस्तार हो रहा है लगातार। ठीक है, जिससे कि आर्थिक प्रभाव में तेजी आई है वैश्वीकरण के। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कारण देखियो, साम्यवादी गुट का पतन होना। गुट के पतन के यानी कि साम्यवादी गुट के पतन के बाद विश्व में पूंजीवादी वर्चस्व क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ गया। ठीक है, अब ये बातें कहाँ की हो रही है, 1991 की बात की हो रही है। ठीक है, गुट यानी कि गुटों के पतन के बाद विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ गया, जैसे अमेरिका का वर्चस्व, पूंजीवादी का बढ़ना। क्लियर हो गया, आ जाओ, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। ठीक है, एक भाग में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे देशों में भी पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, जैसे अगर अभी देखो, अ, यूक्रेन और आपके रूस के मध्य युद्ध चल रहा है। अब इससे है ना, ये दोनों देश ही प्रभावित नहीं हो रहे, इनसे जुड़े हुए देश भी प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। विचारों का, धारणाओं का पहुंचना। ठीक है, विचारधारा का
एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना, ठीक है। निवेश के रूप में पूंजी का प्रवाह होना, ठीक है। वस्तु का बढ़ता व्यापार, ठीक है। बेहतर आजीविका हेतु लोगों की आवाजाही होना, ये सभी क्या है, कारण है विश्व व्यापार पारस्परिक जुड़ाव के, ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक वैश्वीकरण क्या है? आर्थिक वैश्वीकरण इजी है, अभी कर बताते हैं। एक लाभ बताइए, वही पीछे ऑलरेडी हो भी गया है और आगे भी करेंगे। वैश्वीकरण ने विश्व के राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया है। आपके मतानुसार कोई चार प्रभाव की विवेचना कीजिए, ये भी हो जाएगा आगे। देखो आगे के सारे हो जाते हैं। देखो, वैश्वीकरण के प्रभाव के जब भी प्रभाव लिखे तो उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। देखो पॉलिटी में एक चीज होती है, तीन तरीके से आंसर लिखा जाता है पॉलिटी में। कैसे लिखा जाता है? देखा, एक तो होता है इंट्रो आपका, ठीक है। एक होता है मेन बॉडी, ठीक है, बीच वाला। और एक होता है कंक्लूजन, ठीक है। इससे क्या होता है, ये चीजें लिखते हैं ना तो एग्जामिनर के सामने हमें क्या इंप्रेशन जानना, सीधी बात है। हमें ये पता एग्जामिनर को ये दिखाना कि भाई मेरे को देख तरीका अलग अलग आता है, सीधी बात है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके प्रभाव भी बहुआयामी ही होंगे, ठीक है। वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव होंगे। चलो एक एक प्रभाव को देख लेते हैं क्या है, ठीक है। चलो, तीन प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है। ये पूछा हुआ है 24 में। इसके पूछने की और इसके पूछने की संभावना ज्यादा है, ध्यान रख लेना। पहले राजनीतिक प्रभाव देख लेते हैं। पॉलिटिकल इफेक्ट क्या है? राज्य की क्षमता में क्या आएगी? कमी, यानी कि राज्य का स्तर कम होगा, ठीक है। देशों की सरकारों की शक्ति व ताकत में क्या आएगी? कमी। अब भाई कंट्रोल ही नहीं रहेगा इनके हाथ में, तो हस्तक्षेप में तो कमी आएगी ना। अर्थव्यवस्था पर जब इनका कंट्रोल रहेगा तो ऑटोमेटिक इनकी पावर में कमी आएगी। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में भी क्या होगा? त्यागना पड़ेगा। क्यों? अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कल्याणकारी की जगह निजी अर्थव्यवस्था पर बढ़ावा दिया जाता है। अब यहाँ पर कल्याण करने, लोगों को कल्याण की बात हो रही है, तो लोगों को कल्याणकारी राज्य में क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक है। न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य की अवधारणा में वृद्धि होगी, ठीक है। राज्य कम से कम हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। बहुराष्ट्रीय निगमों यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका भी बढ़ेगी अब लगातार, ठीक है। और निवेश बढ़ेगा इससे। सरकारों के फैसले करने की क्षमता में क्या आएगी? कमी आएगी। फैसले लेने की क्षमता में कमी क्यों आएगी भाई? जब हस्तक्षेप ही नहीं होगा, जब उनके हाथों में अधीन नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक सरकारों के फैसले करने की क्षमता में क्या आएगी? कमी। राज्यों की ताकतों में वृद्धि होगी, ठीक है। और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के भूते अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा पाएंगे वो, ठीक है। आर्थिक में सामाजिक प्राथमिकताओं, जैसे बाजार बाजार का निर्धारक, ठीक है। बाजार क्या होगा? निर्धारक होगा किसका? आर्थिक व सामाजिक प्राथमिकता होगा, ठीक है। इनका निर्धारण कौन करेगा? बाजार करेगा। इन द सेंस कैपिटलिज्म होगा, यानी कि पूंजीवाद होगा। फिर कानूनी व्यवस्था को बनाना और नागरिक को सुरक्षा करना, राज्य के पास सीमित अधिकार होंगे। अब एक लाइन से पूरा क्लियर कर दिया, इस लाइन से। कौन सी लाइन से? कि जब राज्यों की हस्तक्षेप में कमी आएगी ना, तो सब चीजों में फिर, अब राज्य के हस्तक्षेप का मतलब है सरकार के हस्तक्षेप की कमी, ठीक है। ध्यान रखना। चलो, हो गया हमारा, ठीक है। आर्थिक प्रभाव, ये 2024 में पूछा था। आर्थिक वैश्वीकरण भी कहा जाता है इसे, आर्थिक प्रभाव को ही क्या कहा जाता है? आर्थिक वैश्वीकरण। अब इसे राजनीतिक वैश्वीकरण भी कहा जाता है, इसे सांस्कृतिक वैश्वीकरण भी कहा जाता है, दूसरा नाम, ठीक है। चलो देख लेते हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के कारण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव दिखाई देते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। देख लेते हैं दोनों इफेक्ट को। चलो देख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले पॉजिटिव देखते हैं। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया की वस्तुओं के व्यापार में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। एक देश से दूसरे देश से वैश्वीकरण के कारण व्यापार को क्या कर दिया? आसानी बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट, वस्तुओं के आयात और निर्यात में राज्यों की प्रतिबंध को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब मैंने क्या कहा, जब हस्तक्षेप ही नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध क्या होंगे? कम होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, विचारों के प्रभाव में क्या है? वो बहुत ज्यादा विचारों में वृद्धि हुई है, विचारों के प्रभाव में वृद्धि हुई है। सेवाओं का विस्तार हुआ है, लगातार सेवाएं बढ़ रही है। इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ है। जनसंख्या में खुशहाली आई है, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव, ठीक है। जनमत बड़ी संख्या में बट गया है, मतलब जनता के विचार, आइडियोलॉजी सब क्या हो गई? बट गई है, ठीक है। सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींच रही है, पीछे हाथ हटा रही है। सामाजिक और न्याय से सरोकार करने वाले चिंतित, ठीक है, परेशान है। तो मेरा ऐसे कहने का मतलब है, जन लोक कल्याणकारी में कमी आएगी। सरकारें अपना हाथ खींच रही है, सरकारें नहीं चाहती कि वो ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी करे, या सरकारी खर्च करे, ठीक है। नौकरी व जन कल्याण में क्या है? बाधित हुई है, कमी आई है, ठीक है। नेक्स्ट, गरीब देशों के आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर पड़ गए, ठीक है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है देश, ठीक है। आर्थिक वैश्वीकरण
पुनः उपनिवेशीकरण कहा जा सकता है। मतलब उपनिवेशीकरण या उपनिवेशीकरण एक ही मतलब है। ठीक है, पूंजीवादी देश, या सीधी बात है, कुछ ताकतवर देश अपने सैन्य और राजनीतिक आर्थिक शक्ति के वजह से छोटे देशों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये है इसका मतलब। क्लियर? ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव है नेगेटिव याद करना अच्छे से, पूछ सकता है इस बार वो। ठीक है, आ जाओ। सांस्कृतिक वैश्वीकरण या सांस्कृतिक प्रभाव, नेगेटिव पॉजिटिव देख लेते दोनों। संस्कृति का परिष्कार हो रहा है, यानी कि बढ़ रही है संस्कृति, जैसे नीली जींस पहनना, खादी कुर्ता पहनना। ठीक है, हम सीधी सादी बात है, हम वेस्टर्न चीजों को अपना रहे हैं, यूरोपियन संस्कृति को अपनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण होना, यानी कि संस्कृति अलग अलग और विशिष्ट होना। ठीक है, अपनी अपनी संस्कृति को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ना पसंद और नापसंद का दायरा बढ़ गया है। ठीक है, पहले के लोग तो जैसा मिलता था वैसे खा लेते थे, आजकल तो भाई पिज्जा खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ठीक है, रोटी तो खाना ही नहीं है, फास्ट फूड ही खाना है आपको। ये क्या है, पसंद नापसंद बढ़ गई आपकी, और हर किसी को पूछोगे ना आप जाके, तो उसकी पसंद अलग मिलेगी, आपकी पसंद अलग मिलेगी। ठीक है, जैसे ठीक है, नेगेटिव सांस्कृतिक समरूपता। ठीक है, सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही है। ठीक है, एक जैसे संस्कृतियों का वर्चस्व बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे अमेरिका वर्चस्व बढ़ने की, अमेरिकन कल्चर का वर्चस्व बढ़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर यूरोपियन कल्चर बढ़ रहा है। पश्चिमी संस्कृति का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, वेस्टर्न कल्चर का क्या हो रहा है, धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय पहचान को चुनौती या खतरा मंडरा रहा है, संस्कृतियों को, समृद्धि को और धरोहर को खतरा पहुंच रहा है। ठीक है, लोग अपनी संस्कृति को भूल कर दूसरी संस्कृति अपनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वेस्टर्न। ठीक है, पॉजिटिव और देख लेते हैं, ये नेगेटिव। सोच में परिवर्तन आ रहा है, आपकी सोच में परिवर्तन आ रहा है, आप मॉडर्न हो गए थोड़ा सा। पहले के लोगों को देखिए, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स होने के रीजन क्या था, पुराने परंपरावादी थे कि भाई साहब लड़कियों को जींस नहीं पहनना चाहिए, लेट नाइट नहीं आना चाहिए घर, लड़कों को घूमो इधर से उधर दबा के, कोई मना नहीं है। तो सोच में भी क्या आ गया, धीरे धीरे परिवर्तन आ गया। ठीक है, भारतीय संस्कृति का वैश्वीकरण होता जा रहा है, भारतीय संस्कृति भी धीरे धीरे विदेशों में अपना प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लोग धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को पसंद कर रहे हैं, लोग इंडिया कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई मेला होता है तो फॉरेन टूरिस्ट घूमने आते हैं, तो यहाँ की ड्रेसेस पहनने की कोशिश करते हैं, यहाँ के खाने खाने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय संस्कृति का भी क्या हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है। साथ में प्रवास हो रहा है, ज्यादातर प्रवास हो रहा है। क्यों? सुख सुविधाओं के कारण यहाँ से लोग बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो यहाँ प्रवास भी, माइग्रेशन भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तब्बू संस्कृति है, आपत्तिजनक विषयों पर बात करना, विषयों पर सामाजिक संवाद हो गया है आजकल। आप किसी घर वालों के सामने भी बैठकर कैसी मूवी देख लेते हो, कैसी भी बातें कर लेते हो, गाली गलौज कर लेते हो। ये सब क्या है, तब्बू विषय है। ठीक है, ऐसे विषय है जिनके बारे में हम सबके सामने बातचीत नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आजकल होने लग गया है, आप आम बात हो गई गाली गलौज, तो आम बात हो गई, पहले गाली निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। ठीक है, चलो जोक्स पर जो भी। सजातीयकरण में क्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, पारिवारिक संरचना में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, एकल परिवार को बढ़ावा मिल रहा है, संयुक्त परिवार में रहना कोई पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है, खान पान में बदलाव आ रहा है, तो पारिवारिक संरचना में बदलाव आएगा। जैसे फास्ट फूड कल्चर में क्या हो रही है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। उपभोक्ताओं का अंधानुकरण होना। ठीक है, आंख बंद करके कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, किसी भी संस्कृति को अपना रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो क्लियर हो गया, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। चलो देख लेते हैं मिक्स क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, जो देखो कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में दबा के मैं कमेंट करो, और वीडियो को लाइक तो किया करो। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो। चलो पॉजिटिव देख लेते हैं, लोगों का क्या है, पारस्परिक जुड़ाव। पारस्परिक जुड़ाव, अब हम दूसरे देशों की संस्कृति को अपनाएंगे तो हम उसका, उसके जुड़े हुए प्रतीत फील होते हैं। पूंजी की गतिशीलता में क्या है, वृद्धि हो रही है, यानी कि पूंजी की प्रभाव में वृद्धि हो रही है। विदेशी निवेश बढ़ रहा है, एफडीआई और एपीआई। एफडीआई और एपीआई क्या है, मैं थोड़ा सेंट देता हूँ। अगर किसी कंपनी में आप जाकर कोई निवेश करते हो, 10% से 10% तक निवेश करते हो तो उसको बोलते हैं एफपीआई। ठीक है, और 10% से ज्यादा निवेश करते हो तो उसको बोलते हैं एफडीआई। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। विकासशील देशों को उन्नत प्रौद्योगिकी का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है धीरे धीरे। अब विकसित की जगह विकासशील देशों में भी अब धीरे धीरे प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, इससे उनको लाभ हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। सूचना क्रांति ने जन्म दिया है, नई नई चीजों को, संचार के साधनों में वृद्धि हुई है। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, आधुनिक संस्कृति में क्या हो रही है, बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, चलो ये तो थे पॉजिटिव। नेगेटिव देखते हैं।
ठीक है, असमानताओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है लगातार। गरीबों की आर्थिक हितों में क्या आ रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है। क्यों? लोग सरकारें लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करेगी तो लोगों की आर्थिक स्थिति तो कमजोर होगी। पारस्परिक या परंपरागत संस्कृति को हानि हो रही है। जो पुरानी संस्कृति आ रही है उसको लोग भूल कर आधुनिक संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक अधिकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों? राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा तो बहुराष्ट्रीय निगमों का एक अधिकार तो बढ़ेगा ही। कमजोर राष्ट्र पर अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, ताकतवर देशों के द्वारा, जैसे यूक्रेन। ठीक है, पा, पाक पाक के ऊपर चीन, श्रीलंका और चीन। ठीक है, क्लियर हो गया? ये थोड़ा एग्जांपल याद रखना, अपने एग्जांपल भी डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आई होप कि समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना। नेक्स्ट टॉपिक है पीएलपी वैग देख ले तो। भारत ने भी वैश्वीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इस पक्ष में दीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण की दिशा में उठाए कदम 2017 में पूछा, तो 2017 को उठाकर 2024 में पूछ लिया। ये है पीवाई। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या कदम उठाए। एलपीजी रिफॉर्म के बाद में, ये एलपीजी रिफॉर्म क्या है? ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण। ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के बाद में। सुधार कब हुए थे? 1991 के बाद में क्या क्या वैश्वीकरण की दिशा में उठाए गए कदम थे? उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति के तहत औद्योगिक लाइसेंस युग को क्या कर दिया, धीरे धीरे समाप्त कर दिया। पहले आपको औद्योगिक इकाइयां खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था सरकारों के पास से। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वैश्वीकरण की दिशा में भारत ने कदम उठाए हैं तो छोटे उद्योगों के लिए लाइसेंस की प्रणाली को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में कटौती की गई। अब भारत का यानी कि गवर्नमेंट का हर सार्वजनिक क्षेत्र पर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे देखो, आप देखो ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हवाई अड्डों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है सरकार ने। सीधी सीधी बात है, अपना हाथ साइड में हटा रही है, हाथ खींच रही है ठीक है, पीछे की ओर। ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों पर सरकार का एक अधिकार, व्यापारिक गतिविधियों पर सरकार का एक अधिकार समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और आयात आ, बाधाएं बढ़ रही है, या सॉरी आयात बाधाएं हटाई जा रही है। ठीक है, आयात पर इन द सेंस कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दूसरे देश आकर भारत में सामान बेच रहे हैं तो उनके लिए आसानी कर दिया है, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा इजी बना दिया है, ताकि वो भी व्यापार कर सके और हमारे लोगों को भी रोजगार मिल सके। ठीक है, व्यापार में विदेशी निवेश में क्या हो रही है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि हो रही है। भारतीय शुल्क यानी कि टैक्स, ठीक है, दर को भी क्या आ रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है, ताकि उनके आयात निर्यात में आसानी हो सके। ठीक है, और वृद्धि की जा सके उनमें। ठीक है, ये तो कदम उठाए गए थे। वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? ठीक है, इफेक्ट क्या पड़ा था? देखिए, दोनों की क्वेश्चन अलग है। ठीक है, एक तो भारत ने वैश्वीकरण के लिए क्या कदम उठाए, और एक भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, देख लेते हैं। जीडीपी में, विकास दर में लगातार क्या हुई, वृद्धि हुई है। ठीक है, जब आयात बढ़ेगा, ठीक है, आयात निर्यात में वृद्धि होगी तो जीडीपी में भी बढ़ेगा। ठीक है, लोगों ने टैक्स कम, सरकार ने टैक्स कम कर दिया, तो लोग ज्यादा व्यापार करेंगे, ज्यादा ट्रेड करेंगे। ठीक है, विश्व के देश भारत की ओर भारत को बड़े बाजार के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि विश्व से बाहर की कंपनियां आकर भारत में क्या लगा रही है, पैसा लगा रही है, अर्थात भारत में इन्वेस्ट कर रही है, कंपनियां खोल रही है। जैसे कि आपके बेंगलोर में एप्पल कंपनी ने अपना कारखाना खोला है, टेस्ला ने अपना कारखाना खोला है, सैमसंग ने अपना कारखाना खोला है। इसका क्या मतलब है? सीधी सीधी बात है, भारत को विश्व स्तर पर एक बड़े मार्केट के रूप में देखा जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, विदेशी निवेश बढ़ा है, रोजगार श्रम बढ़ा है। अब जब यहाँ पे आके कंपनी अपना कारखाना या फैक्ट्री ओपन करेगी, तो उससे यहाँ के भारतीय लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। पाश्चात्य संस्कृति का तीव्र विकास हो रहा है। ठीक है, हम धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे बहुत ज्यादा अपना रहे हैं। ठीक है, और जो अपनी परंपरागत जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उसको छोड़कर हम मॉडर्न संस्कृति की ओर जा रहे हैं। ठीक है, विदेशी पूंजी प्रवाह के ऊपर क्या प्रतिबंधों में क्या ढील दे दी है। यानी कि पूंजी प्रवाह की सीधी सीधी बात है, निवेश के ऊपर ढील दे दी गई है। ठीक है, सरकार ने। और कृषि क्षेत्र में भी संरचनाओं में क्या आ रही है, कमी आ रही है धीरे धीरे। हम कृषि क्षेत्र को बढ़ावा न देकर सेवा सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारतीय बाजार का बढ़ता प्रभाव, ठीक है, वर्चस्व बढ़ रहा है धीरे धीरे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। कुछ कंपनियां ही अपने प्रभुत्व जमाए रखी है। ठीक है, विदेशी विनिवेश नीति द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को बेचे जाने पर, विनिवेश द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को बेचे जाने पर चीजें सामने आ रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखते हैं इसी को कंटिन्यू। भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों का प्रसार बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, भारतीय सस्ते श्रमिकों ने विश्व पर ध्यान आकर्षित किया गया है। लोग यहाँ से दुबई कमाने जा रहे हैं, इराक कमाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सस्ते श्रमिक यहाँ से जाकर वहां कमा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर और तकनीकी उन्नति ने अपना प्रभुत्व जमाए रखा है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बात ध्यान रखना, आपका जो सिलिकॉन वैली है बेंगलोर, उसका बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड में, ध्यान रखना। ठीक है,
हैंडीक्राफ्ट जैसी वस्तुएं हम बना रहे हैं, अच्छे बाजार उपलब्ध करवा रहे हैं, हाथ से बनी वस्तुओं को बाजार उपलब्ध करवा रहे हैं, लोग हमारी द्वारा बनाई गई वस्तुओं को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलो, अब है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक, चौथी बैठक, मंच क्या है, विरोध क्यों किया, 3 सवाल पूछा था, तीनों को कर लेते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं कार्यकर्ताओं का वैश्विक मंच है। ठीक है? नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करना, किसका विरोध कर रहे थे? नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध, ये याद रखना। नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों, मजदूरों, युवकों आदि का क्या था? संगठन या मंच था। ठीक है? पहली पहली बैठक ब्राजील में कब हुई? ब्राजील में कब हुई थी? 2001 में। ठीक है? 2004 में चौथी मीटिंग हुई मुंबई यानी कि भारत में। ये दोनों सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है? फिर पूछ सकता है साम्राज्यवाद, जब कोई देश अपनी सीमा के बाहर किसी क्षेत्र या लोगों के आर्थिक व राजनीतिक जीवन पर अपना आधिपत्य या अधिकार जमा लेता है, उसे क्या कहा जाता है? साम्राज्यवाद। अब ब्रिटेन ने यानी कि यूके ने भारत के ऊपर किया था। ठीक है? श्रीलंका के ऊपर किया था। तो काफी चीजें नजर आ जाएगी आपको ऑटोमेटिकली। ठीक है? साम्राज्यवाद, ठीक है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, जब कोई देश अपनी सीमा के बाहर के क्षेत्र पर या लोगों के आर्थिक व राजनीतिक जीवन पर अपना अधिकार जमाए रखता है। ठीक है? जैसे अफगानिस्तान पर अमेरिका ने जमाने की कोशिश करी थी, लेकिन 2009 2019 के बाद में उनको भगा दिया गया था सेना को। ठीक है? काफी जगह होता है ऐसा चीजें। ठीक है? चलो, नेक्स्ट देखते हैं वामपंथी। ठीक है? ये जो विचारधारा है, दोनों देख लो। वामपंथी गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं। ठीक है? वामपंथी क्या करते हैं? गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह या लोगों की क्या करते हैं? तरफदारी करते हैं, इनके हक में जाते हैं, कि गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं। ठीक है? यानी कि लोक कल्याणकारी करने की कोशिश में ज्यादा बल देते हैं। क्लियर हो गया? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर ज्यादा बल देते हैं ये। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है? इन तबकों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। ठीक है? इनको ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती है। क्लियर हो गया? आर्थिक असमानता कम करने की बात करते हैं ये वामपंथी। ये लाइन ऑलरेडी हूबहू पूछ सकते हैं आपको। ठीक है? दूसरी दक्षिणपंथी। ठीक है? राइटिस्ट क्या है? सॉरी, लेफ्टिस्ट। तो खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति हो सकती है। ठीक है? जो भी अर्थव्यवस्था क्या बोलती है, जो भी विचारधारा क्या बोलती है, खुली अर्थव्यवस्था और बाजार मूल्य यानी कि फ्री ट्रेड की बात कर रही है। ठीक है? ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ये, याद रखना। ठीक है? खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि सरकार को जब ठीक लगे, जब नीड हो, तभी ही क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है? आपका चैप्टर यहाँ तक खत्म हो गया। ये विचारधारा पूछी हुई है इसलिए हमने डाल दी है। ठीक है? चैप्टर खत्म हो गया। आई होप कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। ठीक है? आपको क्या करना है, जो जो हमने जो शुरुआत में जो क्वेश्चन डाल रखे हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? बैठ कर करना है सोल्व। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं, तो गारंटी है आप इस चैप्टर से कोई भी सवाल गलत नहीं ही कर पाओगे। ठीक है? थोड़ा सा एक चीज ध्यान दे ले। ठीक है? थोड़ी तबीयत डाउन हो जाने की वजह से हमारी पार्ट 2 है बुक, उसके वीडियो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है? तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसको भी साथ के साथ ढंग से रिवाइज करें। ठीक है? पार्ट 1 अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि वीडियो के थ्रू कर लो, रिवीजन क्लासेस के थ्रू अच्छे से रिवाइज कर लो।